अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम कोशिश करते हैं कि शहर के अहम मसाइल को आप तक पहुंचाएं। एक अफसोसनाक वाक़या कल जो है वो रिपोर्ट हुआ। जब जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होने लगता है, जब जब बैनुल अक़वामी सतह पर नज़रें जमने लगती हैं, तो मुल्क दुश्मन अनासर को ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होती और अपने ऐसे अज़ाइम के ज़रिए ऐसे काम करवाए जाते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या इन तमाम चीज़ों से हौसले जो हैं वो पस्त हो जाएंगे? क्या इन तमाम मामलात के बाद पाकिस्तान को तरक्की से रोका जाएगा? यकीनी तौर पे नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट लेंगे। हमारे चीफ रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब। मॉडल कॉलोनी में बम धमाका होता है। अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं, मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है उससे नादरीन आपको आगाह करते हैं। असद जैदी साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, अब तक की क्या अपडेट्स हैं, क्या चीज़ें सामने आ सकी हैं और दहशतगर्द का ताल्लुक बलूचिस्तान के किस इलाके से है? थोड़ा सा जाएंगे कि नाजरीन आगाह हो सके। जी देखिए, सबसे पहले तो कल एक अली रजा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक धमाके की, जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान के पास सिग्नल पर। और उसके बाद तो मुख्तलिफ कयास हराइयां शुरू हुई। ऑयल टैंकर था, ऑयल टैंकर में धमाका हुआ और फिर जैसे जैसे वहां पर इदारे पहुंचे और फिर जो है तहकीकाती इदारों ने अपनी रिपोर्ट देना शुरू की, तो ये कंफर्म हुआ कि वो धमाका जो है वो खुद को धमाका था। और उसके बाद एक कलदम तंजीम ने जिसका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से, उसने उस धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल की। और उसके बाद फिर वो धमाका करने वाले बदबख्त शख्स का भी जो है वो तस्वीर शाया की और फिर ये भी बताया कि जी ये हमने धमाका किस लिए किया। बहुत सारी चीजें थी। वहां पर हंगामी तौर पर डीआईजी ईस्ट असफर महसर, एसएसपी मलीर काशिफ अब्बासी पहुंचे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा रात भर वहां पर जो है जो ऑपरेशन चलता रहा, उसकी मॉनिटरिंग के लिए गवर्नर सिंध और उसके साथ वजीर आला सिंध जो है वो भी उनके बयान भी देखे। नहीं असद जैदी साहब, इस मामले के अंदर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये वाकया हुआ तो सूबे का चीफ पुलिस ऑफिसर आईजी सिंध उस जगह पे मौजूद था, जाए वकुआ पे वजीर दाखिला मौजूद थे, सूबे के गवर्नर अस्पताल में मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों से संजीदगी का एक इजहार जो है वो देखा जाता है। यकीनी तौर पे मुल्क दुश्मन अनासिर कोशिश तो कर रहे होते हैं कि किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए, आलमी दुनिया को ठेस कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा नाजरीन को कि तमाम लोग इजहार यकजहती के लिए भी मौजूद थे और सख्त अहकामात दिए हैं। देखिए अली साहब, इससे पहले के कुछ वाकयात पर नजर डाल ली जाए। जो रात वाकया हुआ, यकीनी तौर पर गैर मुल्की जो है एक वफ्द था जिसको बाकायदा तौर पर जो है सिक्योरिटी भी मुहैया की गई थी और सिक्योरिटी भी रेंजर्स पुलिस की और फिर कुछ जो है और मजीद जितने सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनके साथ थे। देखिए, इस वाक्य से एक बात जो आपने इस प्रोग्राम में कही कि पाकिस्तान जब तरक्की की राह पर चलता है तो उसको रोकने के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर, जिनको जो करीबी जो हमारे दुश्मन मुल्क है वो फंडिंग करते हैं। कभी फिरका वाराना तौर पर हमने देखा, फिर कभी इस तरह की तंजीमें खड़ी करके और फिर उनको सपोर्ट करके। इससे पहले भी कुछ दिन पहले खुद को हमलावर खातून पकड़ी गई, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि किस अंदाज से उनको जो है तैयार किया गया था। और इसी तरीके से इस वाक्य में भी शाहफाद नामी नौजवान जिसका ताल्लुक नोशकी से था, वो आता है, गाड़ी उसके नाम पर होती है, तहकीकाती इदारों ने तमाम तहकीकात कर ली, वो अपने शनाख्ती कार्ड पर जाता है जो एक तरीकेकार है होटल में स्टे करने का, वो उस तरीकेकार को अपनाता है, अपना शनाख्ती कार्ड देता है, एंट्री कराता है। 2 जगह पर एंट्री होती है, वो रुकता है और उसके बाद ये जो उसका एक मकसद लेकर वो निकला था, नापाक मकसद को पूरा करने के लिए, ये जो गैर मुल्की जो बाशिंदे थे, जब ये उस रोड पे निकले, इनके साथ बाकायदा सिक्योरिटी थी। जो बीडी की रिपोर्ट आई है, अगर उसको पढ़ लिया जाए कि 3 लोग इस वाक्य में जाँ बाक हुए, 2 गैर मुल्की और एक सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद 17 लोग जख्मी हुए, 15 के करीब गाड़ियों को नुकसान हुआ, 60 से 70 किलो या 80 किलो उसमें लिखा जाता है कि बारूदी मवाद था। देखिए, सिक्योरिटी के मामले में सख्ती बहुत थी।
क्योंकि ये पहले से रिपोर्ट्स आ जाती है कि कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। मुल्क दुश्मन अनासिर सिर्फ इस ताक में बैठे हुए हैं कि किस तरीके से अनस्टेबल करें चीजों को, लेकिन जब तक हमारे इदारों की आंखें खुली है और वो इंफॉर्मेशन अभी तक इतलात आ रही हैं कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। असद जैदी साहब, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? और जो दहशतगर्द था वो बताया जा रहा है कि जी सदर के कुछ होटलों में रिहाइश पजीर रहा है, 2 दिन रिहाइश मैं आपसे इख्तियार की थी। अली रजा, उन्होंने 2 दिन 4 तारीख को वो कराची में आता है, अपने नाम पर गाड़ी होती है, 33 नंबर से उसकी जो है तफसीलात मिलती है, शनाख्ती कार्ड मिलता है, फिर उसी से उसकी जो डिटेल्स है वो ली जाती है और फिर उन डिटेल्स को लेने के बाद होटल से जो डिटेल्स हासिल होती है, दोनों होटल से वो भी इकट्ठी की गई, उसने नाम भी अपना इंटर करवाया, शनाख्ती कार्ड भी अपना दिया और फिर किस तरीके से उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी कि वो इंतजार करता रहा उस सिग्नल पे, कब्रिस्तान के उस सिग्नल पर रुक कर कि जब ये गाड़ियां आए तो फिर वो इस ताक में था और फिर उसने कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी, सिक्योरिटी की गाड़ियों ने उसको टैकल किया। इब्तदाई जो जराए बताते हैं कि जब वहां पर जो एनी शाहिदीन जो वहां पर मौजूद थे उनसे भी जो तफसीलात मिली और फिर पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी की गाड़ियों ने उसको टैकल किया, वरना तो जितना बारूदी मवाद बीडी की रिपोर्ट में है और जिसके आनन फानन, जिसके फौरी बाद चारों तरफ आग फैल गई और 15 ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, तो ये काफी था उस काफिले के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपनी जान पर खेलकर वो जवान जो इसमें जख्मी भी हुए, रेंजर्स के जवान भी है, पुलिस के जवान भी है, और फिर वो जो जख्मी हुए अपनी जान पर खेलकर उन्होंने उन गैर मुल्की मेहमानों की जान बचाई। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया था, 2 गैर मुल्कियों की इसमें हलाकत। ठीक ठीक असद जैदी साहब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक की तफसीलात और अपडेट से नादरीन आपको आगाह रखा जा रहा है और कोशिश है कि इसके ऊपर भी कम से कम बात हो कि जब जब चीज़ें हो रही होती हैं, आलमी जो मुल्क हैं दुनिया से जब वो मेहमान बन रहे होते हैं, तो ना जाने फिर कौन सी जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको बड़ा तकलीफ़ गुज़रती है और वो चाहते हैं कि अपनी जो है मजमून और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो करें। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने के लिए। हम ये चीज़ देखते हैं कि अक्सर व बेशतर जब भी बड़े लेवल पर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होती हैं, मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? एक अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर कराची में हुआ। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये वो बड़े प्लान का हिस्सा है। जी ये उस प्लान का हिस्सा है। ये आवाज़ आ रही है? महमूद शाह साहब आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोले। अच्छा ओके। ये उस प्लान का हिस्सा है जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये सीपैक न बने और इस तरीके से हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। मेरे ख्याल में मेरा प्रोग्राम है आर्मी के सीनियर ऑफिसर से बात करने का। इधर इतना मैं बता दूं कि इसमें हमारी कमजोरी है, यानी ये जो इंटेलिजेंस है वो क्यों काम नहीं कर रही है। ये जो कराची में वाक़यात है ये बलूचिस्तान से इमिनेट होते हैं और बलूचिस्तान में जो है हमारी इंटेलिजेंस क्यों इतनी कमज़ोर है कि हम इसको पकड़ नहीं सकते। इसी तरीके बाकी मुल्क में भी जो हालात है वो लगता ये है कि हुकूमत का रिस्पांस जो है वो स्लो है, कमज़ोर है। सर ऐसा नहीं लगता महमूद शाह साहब, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ उसके फौरी तौर पर जो है वो IGSN गुलाम नबी मेमन साहब भी मौजूद थे, सूबे के वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे, सूबे के गवर्नर भी मौजूद थे, सब उस जगह पर फौरी तौर पे जो रेस्क्यू इदारे हैं वो पहुँचे। मगर इस सूरत हाल को ओवरऑल देखा जाए तो जब जब पाकिस्तान कहीं पे भी चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी ये चीज़ें क्यों एक्टिव होती हैं, ये दुश्मन अनासर उसी वक्त क्यों अपने इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो जो इंटेलिजेंस का एलिमेंट है हम इसको करते रहे हैं, बलूचिस्तान में भी करते रहे हैं और हमें ऐसे हमारे जराए थे कि हमें पता चल जाता था कि ये कुछ होने वाला है।
میرے خیال میں یہ جو انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے، فور وارنڈ از فور آرمڈ، یعنی آپ اس چیز کے لیے کوئی بندوبست کر لیتے ہیں. اور اوور آل ملک میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ایک پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ پاکستان کمزور ہے، اور وہ سوشل میڈیا کو جیسے یہ مینڈکٹر کرتے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کی حکومت کا جو موقف ہے یا ان کی جو ریسپانس ہے وہ مجھے کمزور دکھائی دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سوچ لے کہ آہستہ آہستہ چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل بھی سکتی ہے، اس لیے ان کا ریسپانس مضبوط ہونا چاہیے. انٹیلیجنس ایجنسیز کو وارننگ دینی چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں انٹیلیجنس پرووائڈ کریں، ورنہ ہر ایک انسیڈنٹ کا ہم آپ کو ذمہ وار ٹھہرائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور مضبوط موقف اور مضبوط ریسپانس دینا چاہیے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں، کیونکہ اکثر و بیشتر بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں نا، ایک عرصے تک چیزیں بہترین طریقے سے کاؤنٹر ہوتی رہیں. اس شہر اس وطن عزیز نے پہلے بھی تو بہت ساری لاشیں اٹھائی ہیں نا، اور ایک جی گیپ آیا اس کے اندر. یقینی طور پہ یہی فورسز، یہی تمام لوگ موجود تھے، یہی لوگ قربانیاں دے رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی قربانیوں کا صلہ اس شہر اور اس بالخصوص صوبے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں پہنچا نا کہ ایک عرصے کے بعد یہ دوبارہ سے ایک چیز ایکٹیو ہوئی ہے، مگر ایک عرصے تک کوئی سلسلہ اس طرح کا نہیں دیکھا جا رہا تھا. تو یہ پازیٹیو سائن نہیں ہے محمود صاحب؟ جی بالکل، وہ پازیٹیو ہے کہ ہم نے ان کو کہ کتنے نکال باہر بیک اینڈ پہ کیا. چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بہت ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی ہوتی. جی بالکل، تو وہ جو ہے ابھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا کمزوریاں ہیں، یہ بڑھ کیوں رہی ہے. جب ہم ان سب کو پاکستان سے نکال سکتے ہیں تو ابھی ون اور جو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، بی ایل اے ہو گیا یا یہ ٹی پی پی والے ہو گئے، تو ہم اس کو روک کیوں نہیں سکتے بارڈر کے بہت اوپر. شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے، تجزیہ پیش کر رہے تھے. ناظرین، ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد اس شہر کے اندر جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ اس طرح کا رپورٹ ہوا ہے. معاملہ جو ہے وہ جب بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو میسج پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے ایک صورتحال، ایک حکومتی جو توازن ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سیاسی صورتحال کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایسی ڈسٹربنس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف اس طرح کی کالعدم تنظیم کے ارکان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف محاذ کے اوپر اس وقت چیلنجز جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو. یقینی طور پہ حکومتی سطح پر اہم جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہوگا. اور ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال سے جب بھی نپٹنے کی بات آتی ہے تو ایک بزنس کمیونٹی کا ایک جو سلسلہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.